अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में जैसे एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का यूएस वर्सेस इंडिया टैरिफ वार एक्सप्लेन्ड और नतीश राजपूत की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो कॉलिंग डिसपीएम जो का मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कल सकते इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इसीलिए किसान इन नेताओं के भाषणों में हमेशा रहता, लेकिन असली एजेंडा में नहीं रहता। अगर बीजेपी ने इंडिया के इस एग्रीकल्चर मार्केट को खोलने की गलती कर दी, कैटल्स और गाय के खाने में ये लोग मीट मिला रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की गाजर जो यूएस दिखा रहा है ये ऐसी भारी पड़ेगी। इधर ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ मार रहा है और इधर इंडिया में ट्रंप की आरती उतर रही है। जिस आइलैंड पे इंसान तक नहीं रहते थे, उस आइलैंड तक पे टैरिफ मार दिया ट्रंप ने। ऐसा गेहूं उठा के यूएस ने इंडिया को भेजा जो सूअर के खाने लायक था, इंसानों के नहीं। अगर वॉर नहीं रोकी तो मैं गेहूं बंद कर दूंगा, जो करना है कर लो। देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड जैसी इंटरनेशनल डील्स सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं करते, एक्चुअल में इनके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है, जिसमें हर स्टेज पे ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशंस तक पहुंचने के लिए लाखों स्टूडेंट्स आज भी सिविल सर्विसेज, एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर सीरियस एस्पिरेंट यूज करता है, टेस्ट बुक। एक बड़ा एग्जाम है एसएससी सीजीएल, जिसमें कुछ 28 लाख बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे। इसमें से 23 लाख तो टेस्ट बुक के ही मॉक टेस्ट लगाते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीपीओ एग्जाम्स के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर सब टेस्ट बुक यूजर्स हैं। इनके मॉक टेस्ट का लेवल और इंटरफेस एग्जाम से इतना क्लोज होता है कि कई बार सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। 31 दिसंबर तक टेस्ट बुक पर पैसा वसूल सेल चल रही है, जिसमें आपको सिर्फ 299 रुपीज में 1 साल का पास प्रो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको एक्सेस मिलेगा 900 से ज्यादा एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का। और मेरा कोड नितिश यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर फायदा लीजिए इस सेल का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे आते हैं। ये आज से बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं था कि जो आबादी जिस एरिया में रह रही थी उसको उसी एरिया में उसकी जरूरतों का सामान मिल जाए। कहीं गेहूं ज्यादा होता था, कहीं राइस ज्यादा होता था, सी के पास वाले एरिया में फिश ज्यादा होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को पता चलता था कि जिस चीज की उनके पास कमी है वो दूर एक एरिया में ज्यादा हो रही है, तो वो लोग वहां जाके उस सामान को ले आते थे और बदले में जो वहां के लोगों की जरूरत का सामान होता था वो उनको दे आते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे व्यापार यानी कि ट्रेड चल रहा था। कोई टैरिफ या टैक्स वगैरह नहीं लग रहा था। अब कई सेंचुरीज तक ऐसा चला और जब 17 से 18 सेंचुरी बीसी का टाइम आया तो इस टाइम पे आज का जो इराक है उस एरिया से कुछ ट्रेडर्स अपना सामान गधों पे लेके आज का जो टर्की वाला एरिया है वहां ले जाके व्यापार यानी कि ट्रेड करने लगे और प्रॉफिट बनाने लगे। अब जब ये ट्रेड हो रहा था इस एरिया में तो वहां के जो लोकल रूलर्स थे तो उन्होंने कहा कि तुम हमारा रास्ता यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी का यूज कर रहे हो, हमारे इलाके में आप आते हो, मोटा प्रॉफिट बनाते हो, तो हमें भी इस प्रॉफिट के अंदर से कट चाहिए होगा। तो ये जो प्रॉफिट के अंदर कट बना, जो परमिशन फीस थी, उसको निशातुम बोला गया। और इस निशातुम वर्ड को सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंटेड ट्रेड टैक्स में से एक माना गया। अब ये जो ट्रेड करते टाइम एरिया के जो रूलर्स परमिशन फी ले रहे थे यानी कि निशातुम ले रहे थे, ये कॉन्सेप्ट दुनिया के भी बाकी एरिया में लोग चलाने लगे, बस नाम अलग अलग होते थे। जैसे ग्रीस वाले सेम टैक्स को पेंटिकोस्टी बोलते थे, रोमन एम्पायर पोर्टोरिया बोल रहे थे और इंडिया के अंदर शुल्क नाम यूज होता था। अब देखिए, इसके बाद जब टाइम के साथ ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लगे तो दुनिया भर के जो पोर्ट्स और कंट्री के बॉर्डर्स थे, तो यहाँ पे ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों के लिए और रूल्स बनाए गए। ट्रेडर्स जब ट्रेड करने के लिए कंट्री के बॉर्डर्स पे सामान बेचने आते थे तो ट्रेड के लिए लाए गए सारे सामान का नाम, उनका प्राइस और उस पे लगने वाला टैक्स को एक पेपर पे लिख लेते थे और किसी भी कंट्री में ट्रेड करने के लिए घुसने से पहले उसके बॉर्डर पे इस पेपर को सबमिट करते थे। अब इस टाइम पे अरब ट्रेडर्स जो थे, ये मेडिटेरियंस, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सदर्न यूरोप हर तरफ ट्रेड कर रहे थे और बॉर्डर पे ये जो ट्रेड करने वाले सामान की जो लिस्ट सबमिट होती थी उसे तरइफ बोलते थे और अरबी में इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन। डेली लैंग्वेज में अरब ट्रेडर्स बोलते थे तरइफ जमा कर दिया, तरइफ ज्यादा लग गया। और फिर ये जो तरइफ जो वर्ड
वर्ड है ये यूरोप में जाके तरीफा बना और फिर जब आगे चल के इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो टैरिफ बन गया। तो 18th सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम तक जो किंग और गवर्नमेंट टैक्स ले रहे थे, इसका मेन काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता था। कोई बैन या ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन इस टाइम पे नहीं थी। लेकिन ईयर 1721 में क्या होता है कि इंडिया और चाइना बहुत ही सस्ते में हाई क्वालिटी कपड़े ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कपड़े वहां की जो लोकल जनता थी वो खरीदना बंद कर दिया था उन्होंने। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा नुकसान वहां के लोकल बिजनेस को हो रहा था। वहां जॉब क्राइसिस शुरू हो गई थी। तो ये वो टाइम था जब इनकी गवर्नमेंट को समझ में आया कि बाहर से सामान इंपोर्ट करने में रेवेन्यू तो जनरेट होता है, लेकिन लोकल बिजनेस डूबते हैं और डिपेंडेंसी जो होती है दूसरी कंट्री पे बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए ब्रिटेन क्या करता है, कैलिको एक्ट ऑफ 1700 एंड 1721 लेके आया। तो इसके आने के बाद इंडिया और चाइना के जो कपड़े थे उसमें एक तरह से बैन लग गया था। लेकिन ये करने के बाद इसका इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी अपनी ट्रेड पॉलिसी टाइट की और ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू पूरी दुनिया में अपना सामान बेचना चाहता था उसमें दिक्कत आती उसको, और इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब हो रहे थे। इनफैक्ट ब्रिटेन के जो लोकल लोग थे वो भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे थे कि उनको लो क्वालिटी कपड़े महंगे में खरीदने पड़ रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें होने लगी तो इससे निपटने के लिए ब्रिटेन ने प्लान बनाया। इस प्लान को आज की लैंग्वेज में टैरिफ शेड्यूल भी बोला जाता है। ब्रिटेन ने क्या किया, इस टाइम पे बाहर की कंट्री से जितने भी आइटम आ रहे थे उनकी लिस्ट बनाई और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी बनाई एसेंशियल आइटम जिनकी शॉर्टेज थी, जो इनको खुद बनाने में दिक्कत आती थी, उस पे तो इन्होंने बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया। और जो एसेंशियल आइटम नहीं थे या जिन आइटम का प्रोडक्शन ऑलरेडी ब्रिटेन में हो रहा था या लोकल बिजनेसमैन के लिए डायरेक्ट कंपटीशन बन रहे थे, उन पे हैवी टैरिफ लगाया। कॉन्सेप्ट इनका सिंपल था कि डायरेक्ट सामान पे बैन लगाने से रिलेशन खराब होते हैं, तो जो सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खाली उस सामान पे हैवी टैरिफ लगा दो, ताकि लोकल मार्केट में जब सामान बिकने आए तो महंगा हो जाएगा, और जब महंगा हो जाएगा तो लोग अपने आप ही नहीं लेंगे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है टैरिफ को लेकर, ट्रंप ने भी यही चीज की है, अभी आगे आएगा। तो ब्रिटेन ने ये जो किया, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इतना फेमस हुआ कि बाकी कंट्रीज ने भी इसको यूज करना चालू कर दिया। तो 4 जुलाई 1789 को यूएस भी टैरिफ एक्ट लेके आया। इनफैक्ट ब्रिटिश इंडिया भी ईयर 1878 में सी कस्टम्स एक्ट लेके आए। फिर ईयर 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट आया। तो ऐसे करके दुनिया के अलग अलग कोने में टैरिफ लगने लगे अलग अलग तरीके से। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जिसका जो मन कर रहा था वो टैरिफ लगा रहा था। लेकिन 29 अक्टूबर 1929 को यूएस में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। पूरा यूएस का मार्केट डाउन पड़ गया, लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यूएस के अंदर जॉब जाने लगी और इसका इंपैक्ट बाकी दुनिया पे भी पड़ा। तो जब ऐसा हुआ तो इससे निपटने के लिए उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने अपने लोगों की जॉब और लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए 17 जून 1930 को एक स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लेके आए यूएस के अंदर। और इस एक्ट के आने के बाद ये हुआ कि बाहर से जितना भी सामान आ रहा था यूएस के अंदर, उसमें से 20,000 आइटम्स पे 40 से 60% टैरिफ लगा दिया गया। कुछ आइटम्स पे तो 100% टैरिफ लगा दिया गया। जो इस टाइम पे ट्रम्प कर रहे हैं, कुछ उसी तरीके की चीजें यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने भी किया। और जब इस टाइम पे ये चीज हुई तो जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने भी देख के कहा कि हमें भी अपनी लोकल मार्केट बचानी है। तो ऐसी सिचुएशन में 25 कंट्रीज थी, उन्होंने यूएस के ऊपर उल्टा टैरिफ लगा दिया। और सिचुएशन ये हो गई कि सारे देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने लगे। और इससे सिचुएशन ऐसी बन गई कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से ही चल रहा था और ट्रेड वॉर के चक्कर में सबके सामान महंगे हो गए और सामान बिकना बंद हो गए उनके। और पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड चल रहा था वो 66% डाउन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट 24.9% तक पहुंच गया। और यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट, जिनका ये आइडिया था, वो भी इलेक्शन हार के बाहर हो जाते हैं। तो इस टाइम पे दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के इकोनॉमिक क्राइसिस में घुस गई थी। और यहां भी बात खत्म नहीं हुई। सितंबर 1939 को सब लोगों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर भी शुरू कर दी। और वॉर खत्म होने तक कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम ठप पड़ गई। तो ये सारी चीजें होने के बाद सबको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो बिना स्ट्रेटेजी बनाए एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो सबने डिसाइड किया कि टैरिफ को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि लोकल इंडस्ट्रीज भी बची रहें और ट्रेड भी एकदम बंद ना हो जाए। तो इस सिचुएशन के बाद फिर 23 कंट्रीज एक साथ आई, जिसमें इंडिया और यूएस भी थे। यूएस वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी पावर बन गया था, तो यूएस ही इन 23 कंट्रीज को लीड कर रहा था। तो 30 अक्टूबर 1947 को इंडिया की आजादी से 2.5 महीने के बाद इन कंट्रीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, जिसका नाम रखा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड सिस्टम, गैट। Today, nations from around the world have come together to sign the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, a landmark move aimed at lowering tariffs and reshaping global commerce.
ये जो गैट सिस्टम है यही अभी आगे चल के WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो ये जो गैट बनाया सारी कंट्रीज ने, इसको सारी कंट्रीज इसलिए लेके आई ताकि 1930s वाली जो ट्रेड वॉर में नुकसान हुआ वो दोबारा ना हो, और इससे पहले कि सब लोग एक दूसरे पे फिर से टैरिफ लगाना शुरू कर दें, एक कॉमन रूल बना लिया जाए वर्ल्ड में, तो सब कुछ सही से चलेगा। दूसरा एक दिक्कत और हो रही थी कि ट्रेड करते टाइम, टैरिफ लगाते टाइम फेवरेट कंट्रीज और फेवरेट ब्लॉक को फेवर कर रही थी, और दूसरे ब्लॉक की जो कंट्रीज थी उनको टैरिफ में डिसएडवांटेज दे रही थी। तो ये भी एक बहुत मेन रीजन था 1930s में जो ट्रेड वॉर का इंपैक्ट आया था। तो जब ये गैट बनाया गया तो इसके आर्टिकल 1 में एक क्लॉज डाला गया MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इसमें यह था कि अगर एक गैट मेंबर कंट्री किसी एक कंट्री के सामान पे कम टैरिफ लगाएगी तो बाकी मेंबर कंट्रीज को भी सेम टैरिफ रेट देना होगा। किसी को ज्यादा टैरिफ और बाकियों को कम टैरिफ ऐसा नहीं कर सकते। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई फेवरेट कंट्री नहीं होगी, कोई एक्सक्लूसिव डील नहीं होगी, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा ट्रेड करते टाइम। लेकिन यूएस जो था अपनी नेबरिंग कंट्री कनाडा वगैरह के साथ बहुत ही कम टैक्स लगा के ट्रेड करता था। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन भी आपस में कम टैरिफ लगा के ट्रेड करते थे। तो इनके लिए यह दिक्कत होती कि जो टैरिफ ये अपने आसपास की यानी कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन वाली आपस की कंट्रीज में जो टैरिफ रेट दे रहे हैं वो बाकी कंट्रीज को भी देना पड़ता है। तो यूएस ने एक चीज की जिसमें गैट का जो MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो क्लॉज था वो बाईपास हो गया। यूएस ने गैट में आर्टिकल 24 और 21 ऐड करा दिया, जिसमें यह था कि अगर कोई दो गैट मेंबर कंट्रीज हैं, गैट के जनरल रूल से हट के आपस में अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहें यानी कि FTA करना चाहें और आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बना के कम टैरिफ रेट लगा के करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और ये जो कंट्रीज FTA करेंगी ये गैट से अलग होगा। इसमें अगर वो कोई टैरिफ रेट सेट करेंगी तो उसको उनको बाकी कंट्रीज के ऊपर भी सेम देने की जरूरत नहीं है। और ये चीज तब भी कर सकती है कोई कंट्री अगर उसको कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो। तो अभी करंट सिचुएशन में भी आप देखते होंगे WTO में जितनी कंट्रीज हैं उनके लिए सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन WTO से हट के अलग से FTA किया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया है, अभी आगे चल के यही WTO में बनेगा। अभी जब ट्रम्प की एंट्री होगी तो आएगा ये सब आगे। तो अब यहां से गैट बन गया और ट्रेड वगैरह बहुत सही से चलने लगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो जो यूएस था उसने क्या किया था, अपने फार्मर से क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे फोकस करवा के बल्क में व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन इनका प्रोडक्शन करवाया था, क्योंकि वॉर के टाइम में बल्क में फूड की सप्लाई की जरूरत होती है। उस समय अगर फूड की कमी हो जाए तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो अब वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुकी थी लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था, तो डिमांड कम हो गई थी और प्रोडक्शन ज्यादा था, और इन आइटम्स को स्टोर करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, पैसा ज्यादा लग रहा था। और उस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन थी वहां पे भी बहुत ज्यादा अकाल, सूखा और भूखमरी थी। ईयर 1954 में यूएस प्रेसिडेंट डॉइट ने एक पब्लिक लॉ 480 एग्रीकल्चर ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट एक्ट ये लेके आए। इसको शॉर्ट में आजकल PL 480 नाम से भी बोलते हैं लोग। तो इसमें यूएस ने क्या किया कि यूएस के पास जो लो क्वालिटी सरप्लस व्हीट था यानी कि जो एक्स्ट्रा व्हीट था, इंडिया से बात की और कहा कि अगर आपके पास डॉलर नहीं भी हैं तो आप यूएस से अपनी करेंसी यानी कि रुपी देके ये अनाज ले सकते हो। यूएस का ये था कि लो क्वालिटी अनाज भी यूज हो जाएगा, इंडिया के ऊपर रशिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था वो भी कम होगा, दोनों काम हो जाएंगे। और इंडिया को भी जरूरत थी, तो 29 अगस्त 1956 को इंडिया ने यूएस से PL 480 एग्रीमेंट पे साइन कर लिया और ये जो लो क्वालिटी अनाज था इसको लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो अनाज लिया जा रहा था इसकी जो क्वालिटी थी, मल्टीपल रिपोर्ट्स में ये चीज मेंशन है कि यूएस ये जो PL 480 का सस्ता गेहूं इंडिया भेज रहा था ये सिर्फ और सिर्फ सुअर यानी कि पिग के खाने लायक था, इंसानों के खाने लायक नहीं था। लेकिन तब भी इंडिया ने मजबूरी में लिया क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा था। अब जब ये सस्ता पड़ रहा था तो इस वजह से इंडिया के जो लोकल फार्मर थे जो व्हीट वगैरह उगा रहे थे उनके रेट जो थे यूएस के इस PL 480 गेहूं के रेट को वो बीट नहीं कर पा रहे थे, तो लोकल फार्मर्स को भी नुकसान होने लगा। और जब नुकसान होता है तो प्रोडक्शन वो लोग कम कर देते हैं और इसकी वजह से कुछ ही सालों में इंडिया की डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर ऐसी हो गई कि इंडिया को जितने गेहूं की जरूरत होती थी उसका 40% गेहूं यूएस से आता था। और यूएस जो अनाज देता था ये भी एक साथ नहीं देता था,
धीरे धीरे करके देता था। हर दूसरे दिन यूएस के 2-3 जहाज भर के इंडियन पोर्ट पे आते थे और तुरंत उस अनाज को लोगों में बांटा जाता था, तब जाके खाना मिलता था लोगों को। अब इंडिया की ये जो अनाज को लेके जो डिपेंडेंसी थी, ये भारी भी पड़ी इंडिया पे। ईयर 1965 में पाकिस्तान के साथ जब इंडिया की लड़ाई हुई तो यूएस ने धमकी दी इंडिया को कि वो अनाज बंद कर देंगे। सेम ईयर में यूएस की वियतनाम के साथ वॉर हुई तो इंडिया ने बॉम्बिंग रोकने वगैरह के लिए स्टेटमेंट दे दिए थे। ये दोनों चीजें यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो यूएस ने इंडिया को सबक सिखाने के लिए इंडिया में जो इस अनाज की जो सप्लाई थी वो सप्लाई लेट करना स्टार्ट कर दी, जिससे इंडिया को यूएस के हिसाब से चलना पड़ा। इनफैक्ट ईयर 1966 दिसंबर में यूएस के प्रेसिडेंट जॉनसन ने इंडिया का एक्चुअल में अनाज रोक दिया था और इंडिया के अंदर लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी। वो तो जॉनसन की बेटी थी, उन्होंने जॉनसन से रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट वो क्रिसमस में इंडिया के अनाज की सप्लाई ना रोके। तब जाके जॉनसन ने कुछ अनाज के शिप भेजे इंडिया में। अभी सुनने में बड़ी नॉर्मल सी बात लग रही है कि अनाज लेट कर दिया या अनाज भेजा नहीं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अनाज में दिक्कत आना एक न्यूक्लियर वेपन यूज करने जैसा था। ये लोग अनाज रोकते थे और इंदिरा गांधी जी को बार बार मजबूरी में फोन करके घंटों रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी यूएस प्रेसिडेंट से कि सप्लाई भेज दें। और एक बार इंदिरा गांधी जी को इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि उनको अनाज के लिए इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, उन्होंने फोन काटा और ये फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए इंडिया अपने फूड के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। और फिर धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स वगैरह आए और अनाज की जो डिपेंडेंसी थी वो कम हुई। इनफैक्ट ईयर 1971 की वॉर के बाद इंडिया रशिया की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। अब इसके 3 साल बाद क्या होता है कि ईयर 1974 में यूएस एक ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 लेके आया। इसके सेक्शन 501, 506 में इन्होंने जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी इंट्रोड्यूस किया। इसमें इन्होंने दुनिया भर की जितनी डेवलपिंग कंट्री थी उनसे कहा कि आप अपना लोकल प्रोडक्ट यूएस में आके बेचो, यूएस उस पे 0 या फिर बिल्कुल ना के बराबर टैरिफ लगाएगा। ऐसा यूएस ने इसलिए किया ताकि सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया, इसका इन्फ्लुएंस इन डेवलपिंग कंट्रीज पे कम रहे। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, वो यूएस लेड ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़ के यूएस की तरफ रहे। और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी लाने से एक चीज और हुई कि यूएस ने अपना लेबर इंटेंसिव कम पैसे वाला मेहनत के काम जो थे वो डेवलपिंग कंट्रीज पे शिफ्ट कर दिया और हाईटेक प्रोडक्ट्स जिसमें ज्यादा पैसा होता था उस पे खुद काम किया, ताकि दुनिया की जो सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे यूएस का कंट्रोल रहे और जो लेबर इंटेंसिव कम पैसे वाले काम है उन पे इनका टाइम ना खराब हो। यूएस के इस जीएसपी सिस्टम को 1 जनवरी 1976 को 100 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद इंडिया को फायदा ये हुआ कि 2000 प्रोडक्ट जो यूएस को इंडिया भेजता था वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता था। अब देखिए, इंडिया ने इस टाइम पे गैट भी ज्वाइन किया, यूएस से जीएसपी का भी बेनिफिट लिया, रशिया से मिलिट्री वेपन का भी सपोर्ट लिया। इंडिया की जरूरतें ऐसी थी कि हर तरफ से चीजें मैनेज करके जहां से जो बेनिफिट हो सका वो इंडिया ने किया। लेकिन इंडिया ने आजादी के बाद एक चीज मेंटेन की कि अपने डोमेस्टिक लोकल मार्केट को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाए, जिससे बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इंडियन कंपनीज के लिए कंपटीशन ना बन जाए। इनफैक्ट ईयर 1980 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला कंट्री बन गया था। टेक्सटाइल पे 350% टैरिफ, इंडस्ट्रियल आइटम्स पर 100% टैरिफ, और इसके साथ इंडिया ने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे थे। तो यूएस और वेस्ट के प्रोडक्ट जब इंडिया में आते थे तो वो इतने महंगे हो जाते थे कि बिकते ही नहीं थे, और ये चीज यूएस को उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। यूएस ने हर वो कोशिश की कि इंडिया अपना टैरिफ कम करे ताकि इंडियन मार्केट में यूएस के प्रोडक्ट बिकने में आसानी हो, लेकिन इंडिया माना नहीं। लेकिन इसके बाद जब ईयर 1990-1991 का टाइम था, इस टाइम पे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेने गया। अब ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैं, इन पे यूएस और वेस्ट का इन्फ्लुएंस है। तो आईएमएफ ने कहा कि हम लोग लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको अपना मार्केट खोलना होगा, इकोनॉमी जो है आपको वो रिस्ट्रक्चर करनी होगी। तो यहां से थोड़े टाइम बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी ये जो था इसको अलाउ किया। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी के जो दरवाजे थे वो यूएस और वेस्ट के लिए थोड़े थोड़े खुलने लगे। जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम टैरिफ 355% तक था, इंडिया ने उसको ईयर 1995 तक 50% के आसपास तक कर दिया था और धीरे धीरे 20% पे आ गया था। और ये जो ईयर 1995 का जो टाइम चल रहा था, सेम ईयर में जो गैट चल रहा था उसको रिप्लेस किया गया और थोड़ा फॉर्मलाइज और कुछ सेक्टर और ऐड करके एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेम वही गैट वाले ही रूल्स थे इसमें भी कि एक कंट्री को आप जो टैरिफ देंगे वो सबको देंगे, वो सारे रूल्स सेम थे, बस इसमें सर्विसेज वगैरह के कुछ चीजें और ऐड कर दी गई थी। तो ईयर 1995 में इंडिया ने यूएस के लिए ऑलरेडी मार्केट अपना ओपन कर दिया था, लेकिन उसके 6-7 साल बाद ईयर 2003 में दोबारा से यूएस की जो कंपनीज थी जैसे मॉन्सेंटो, कारगिल,
टाइसन फूड्स ये प्रेशर बनाने लगी कि इंडिया जो है ये यूएस से तो बहुत सारे कंसेशन ले रहा है, लेकिन यूएस के लिए इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डेयरी का मार्केट बिल्कुल नहीं खोल रहा है। बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए, मल्टीपल मीटिंग हुई, प्रेशर बनाया गया, लेकिन इंडिया माना नहीं। इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट बिल्कुल नहीं खोला। अब क्यों ये एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट नहीं खोला और आगे भी नहीं खोल सकता, और क्यों आज की डेट में भी ये जो एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट है ये पूरी जड़ बना पड़ा है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील पे, ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए यहां तो जी गाइस, और अभी आधी वीडियो हमने की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, और वीडियो का दूसरा पार्ट भी करेंगे हम, क्योंकि आगे जो है अभी जो आजकल के हालात हैं वो दिखाएंगे। अभी पिछला जो हिस्ट्री में हुआ, जो शुरू में सारी उन्होंने पहले तो टैरिफ कहाँ से आया, ये टैरिफ का वर्ड कहाँ से आया, टैरिफ कैसे लगना शुरू हुआ, पूरी हिस्ट्री उन्होंने जो है वो पीछे दिखाई। और यकीन करें आज से पहले मुझे भी नहीं था पता इतना, हो सकता है कि हम तीनों को बल्कि नहीं था पता कि ये टैरिफ का वर्ड कैसे आया, ये इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। हमने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने टैरिफ 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 पे वीडियो काफ़ी बनाई, लेकिन कभी भी इतनी डिटेल में जो है हमने नहीं देखा। तो रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये, और नितिश राजपूत सर ने जो है वो इतनी जानकारी जो है वो दी है पीछे हिस्ट्री में, कि इतना सारा कुछ होता रहा है पीछे बैक पे, किस तरह जो है वो टैरिफ का वर्ड आया, टैरिफ किस तरह स्टार्ट हुआ, तुर्की ने स्टार्ट किया, तो किस तरह जो है वो फिर उसके बाद ये सारा कुछ सिलसिला शुरू हुआ। तो वो पूरी डिटेल एक दी, जिससे हमें जो है वो काफ़ी सारी समझ आ गई कि टैरिफ है क्या असल में, और ये वर्ड आया कहाँ से, और कैसे कैसे जो है वो राइज होता गया। हम तो आजकल के दौर में ट्रम्प को कहते हैं ना कि वो टैरिफ जो है वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ वार शुरू है। ये पहले भी चलती रही है। पाकिस्तान इंडिया जो है वो अलग होने से पहले की जो है वो वार चलती रही है। वर्ल्ड वार 2 से पहले की भी जो है अमेरिका ने जो है वो ये शुरू की थी और वार। तो उसके बाद जो है वो इकॉनमिक लॉसेस कितनी दफ़ा आए दुनिया पूरी में, और कितनी दफ़ा जो है वो ये इकॉनमी हर मुल्क की तबाह हुई, कब फिर ऊपर गई फिर तबाह हुई। कुछ की तो मुल्कों की तो जो बिल्कुल तबाह ही रही, ऊपर ही नहीं आ सकी। तो कुछ की जो है ऊपर आ गए फिर नीचे हुई, किसी की नीचे जा के फिर ऊपर हुई। इंडिया जो है वो उसकी बात करें तो इंडिया ने जो है वो इकॉनमी जो है वो डाउन थी शुरू में, जब ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया अलग हुए, ब्रिटिश छोड़ के गए, लूट के ले गए थे सारा कुछ ब्रिटिश जो थे। तो उस वक़्त हालात जो है वो इस तरह के थे कि वो सारा जो जिस तरह बता रहे हैं कि वहाँ से जो है वो गेहूँ जो है वो लेना पड़ा, और वो सारा पीएल 418 जो है उसके तहत, तो वो गेहूँ भी जो है वो नाक़स किस्म का था। तो वो सारा कुछ जो कि वो कह रहे थे कि सूअर भी ना खाएँ, ऐसा गेहूँ जो है वो बेचते थे। लेकिन मजबूरी थी, खुशकिसाली थी, और सारा कुछ जो है वो लेना पड़ता। लोगों ने ज़ाहिर है ज़िंदा रहना था उस वक़्त। वो सारी सूरत-ए-हाल जो है वो इन्होंने बताई, और उस वक़्त फिर उसके बाद इंडिया ने भी जो है टैरिफ जो है बढ़ाया था। लेकिन जब इकॉनमी इंडिया की 1990 के बाद जो है वो डाउन हुई, तो उसके बाद क्राइसिस आया, तो उसके बाद जो है वो फिर से ये टैरिफ जो है कम होता-होता 20% पे जो है वो 2005-6 तक जो है वो चला गया था। तो अमेरिका जो है वो गेम खेलता रहा है, और ये बता रहे थे बीच में कि सारी अमेरिका की जो जितनी गेमें वो चलता रहा है, वो जितनी गेमें खेलता रहा है, टैरिफ को लेके, टैक्स को लेके, चीज़ों को लेके, तो वो सारी जो चीज़ें जो हैं वो शुरू अमेरिका से होती रही हैं, और फिर इंडिया ने भी बीच में किया, बाकी मुल्कों ने भी किया, हर किसी ने जो है। अब इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड कंट्री का दर्जा भी दिया दिया था नेशन का। तो लेकिन पाकिस्तान जो है उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाया, जो कि बीच में एक रूल निकला था कि मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है उसके मुताबिक जो है वो लो टैरिफ या बिल्कुल जो है वो टैरिफ के बिना जो है वो आप दे सकते हैं, कोई पूछ-गिछ नहीं होगी। तो इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है वो दर्जा दिया रखा है, तो जो कि बाद में मेरे ख़्याल में ख़त्म कर दिया था। तो लेकिन जी ये है कि पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए था, ये आपस में मुल्कों को ट्रेड जो है वो इस तरह जारी रखनी चाहिए थी, और ये जो दूसरी वार, जंगें ये नहीं करनी चाहिए थी। तो सिलसिला जो है वो बेहतर रहता। वो उसकी सारी जो है जानकारी आगे आएगी मेरे ख़्याल में अगले पार्ट में, क्योंकि वो 2005 के बाद जो है अभी स्टोरी बताएँगे
कि ये एग्रीकल्चर पे जो है वो किस तरह होल्ड करना चाहता है अमेरिका, वो चीज़ जो है वो अब आगे मेरे ख्याल में वो बताएंगे और आगे ही पता चलेगा कि आजकल क्यों टैरिफ इंडिया पे लगा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से तो उस पे होल्ड करना चाहता है, तो वो सारा कुछ जो है वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो है वो जो बताया वो पीछे हिस्ट्री, जितनी हिस्ट्री थी वो सारी उन्होंने बैकग्राउंड पे जितनी भी थी वो सारी उन्होंने बताई है। काफी सारी जानकारी मिली है जी, सुन के जो है वो अच्छा भी लगा और इतनी नॉलेज जो है वो मिली है हमें। और टैरिफ कहाँ से शुरू हुआ, टैरिफ किस कंट्री ने पहले लगाया, किस तरह जो है चेंजिंग आती रही टैरिफ में, किस तरह जो है वो मुल्क अपने फायदे के लिए यूज करने लग गए, फिर नुकसान हुआ, फिर जो है वो उसको चेंज किया गया। तो इस तरह करके जो है वो उन्होंने सारी हिस्ट्री जो है वो निकाल के हमें जो है वो उसका एक निचोड़ समझ लें कि वो हमें दिखाया है और बताया है, जो कि जान के अच्छा भी लगा, नॉलेज में इजाफा हुआ। अभी आगे देखेंगे जी वो आगे क्या करता है अब अमेरिका। बिल्कुल जी, टैरिफ की ये सारी डेफिनेशन सुनने के लिए मिली है कि ये जो हम समझ रहे थे कि टैरिफ जो है 1947 के बाद ही जाके शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उससे पहले का टैरिफ जो है वो एक पॉलिसी बनाई गई थी। उस वक़्त जो कंट्री जो थे वो उनके जितने भी एक ट्रेडर्स थे वो दूसरे कंट्रियों में जाते थे अपना माल बेचने के लिए। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही ये शुरुआत की थी कि भाई ये हमारे इलाके में आते हैं और ट्रेड करते हैं और भारी रकम भी कमाते हैं, तो इससे हमें भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। फिर उन्होंने एक सिलसिला जो है वो शुरू किया था, डिसाइड किया था कि ये जिस माध्यम से कारोबार कर रहे हैं, इनको कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कुछ जो परसेंट है वो लगाया था और उस परसेंट से ये होता था कि उन लोकल्स को भी फ़ायदा होना शुरू हो गया। वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होना शुरू हो गया, एक तो माल सस्ता मिल रहा है और उसके बाद वो जो इलाका है, उस इलाके को फ़ायदा ये शुरू होना हो गया कि ट्रेडर जो थे वो टैक्स देते थे। फिर ये कंट्री वाइज़ होता-होता जो है आगे बढ़ता चला गया। फिर कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने जब देखा, ब्रिटेन जो था, उसने जब देखा कि ये चीज़ें होने से अपने मुल्क के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोकल जो ट्रेडर हैं, उनको नुकसान पहुँच रहा है और जो दूसरे कंट्रियों से ट्रेडर्स आते हैं, उनकी ज़ाहिर-सी बात है, माल जो है वो सस्ता होता है यहाँ पे, तो लोग जो हैं उस तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हैं और हमारे अपने जो बिज़नेसमैन हैं, उनको नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने फिर इस तरह का सिलसिला बनाया था कि जो चीज़ें वहाँ पे नहीं बनती थी, सिर्फ़ उन चीज़ों की आमदन जो है वो वहाँ पे रखी और बाकी जो है अपने लोगों को उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया और टैरिफ भी लगाया। इस तरह की चीज़ें करके तो ब्रिटेन ने एक जो है अपने मुल्क के लोगों को स्टेबल किया और साथ जो है अपनी सरकार को भी फ़ायदा पहुँचाया। तो इस तरह की चीज़ें होती चली गईं, आगे मामलात जो हैं बढ़ते चले गए। उसमें मोस्ट फेवरेट जो नेशंस थी, जिन मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उनके लिए जो है वो टैरिफ फ्री कर दिया उन लोगों को। ना होने के बराबर ही था। लोग जो हैं वहाँ पे जाते थे और बड़ा अच्छा खासा फ़ायदा जो है वो होना शुरू हो गया, ताल्लुकात भी मज़बूत होना शुरू हो गए। लेकिन यूएसए का देखें तो ये तो शुरू से ही एक मुनाफ़िक कंट्री चला आ रहा है। क्योंकि इंदिरा गांधी के दौर से ही इन्होंने कहा कि जब वो गेहूँ की कमी हो गई थी इंडिया में, तो वहाँ से आती थी गंदम। तो गंदम जो वो भेजता था वो खाने के काबिल नहीं थी, लेकिन क्या करे इंडिया? उस वक़्त मजबूरी थी, हालात ही इस तरह के थे कि अपना जो है फार्मर उस तरह से नहीं वो कर पा रहे थे, क्योंकि ज़मीन जो है वो उसमें दिक्कत थी। ज़ाहिर-सी बात है उसको बनाने के लिए अखराजात चाहिए थे, जो कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इंडिया जो है अपने आप को कदमों पर नहीं खड़ा कर पा रहा था। और इस वजह से फिर यूएसए का प्रेशर जो है वो भी झेलना पड़ता था। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि यूएसए की ना मानने वाली बातें भी इंडिया को माननी पड़ी। लेकिन बहुत अच्छा डिसीज़न लिया जी, इंदिरा गांधी ने ही वहाँ से शुरुआत की थी कि भई कुछ भी हो जाए, हमें अपने मुल्क को खुद अपने कदमों पे खड़ा करना है। हम यूएसए से किसी भी तरह से जो है ना वो एग्रीकल्चर के हवाले से हेल्प नहीं लेंगे। फिर उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता करके शुरू-शुरू में मुश्किलात तो हुई, लेकिन देख लें कि आज जो है इंडिया वो अपने कदमों पे खड़ा हो चुका है। उसी वक़्त से ये सिलसिला शुरू हो गया था। इंडियन कौम जो है वो एक खुददार कौम है। वो इस तरह के नहीं है कि उन जानते थे कि एक दफ़ा यूएसए के नीचे चले गए तो फिर काम जो है वो सारी ज़िंदगी इस तरह होना है कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की चमचागिरी करनी पड़ेगी। आज़ादी लेने का फ़ायदा ही क्या है? अगर फिर भी उन गोरों की चमचागिरी करनी है या उन्हीं के आगे जय-जयकार करनी है, तो फिर तो अपना मुल्क बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज़ादी हासिल करने का तो मकसद ही यही है कि आपने मर्ज़ी से जिया जाए। तो जब फिर भी उन्हीं की मर्ज़ी से जीना है, तो फिर आज़ादी तो ना होने का बराबर हुई ना।
तो इंडिया ने इन चीज़ों के ऊपर काम किया, अपनी जो छोटी-मोटी चीज़ें थी, जो छोटी-मोटी खामियाँ थी, उन खामियों को दूर किया। अपने लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता जो है उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से सपोर्ट किया, अपने फार्मर जो थे उनके, तो मामलात जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गए। बिल्कुल जी, टेरर स्टोरी जो है उन्होंने बताई, पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या है। अभी मिड पे वो रुके हुए हैं। जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर बात होगी और हमें लगा कि ये अभी सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वो लेन-देन, वो ट्रेडिंग जो है किस्म की चल रही थी। वो भी ट्रेडिंग ही थी। कुछ चीज़ जो है ले जाना, कुछ चीज़ जो है वो ले आना और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वही चीज़ कि आप हमारी टेरिटरी यूज़ कर रहे हैं, आप हमारे रास्ते यूज़ कर रहे हैं। उसका बेनिफिट भी आपको होना चाहिए और वो उन्होंने लेना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को जो है थोड़ा इम्प्लीमेंट किया गया। पहले तो कंट्रियाँ आपस जो नज़दीकी कंट्रियाँ जैसे अमेरिका, कनाडा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात से चल रहा था और ट्रेडिंग जो है कैलिंग की फेवरेट नेशन कंट्री जो है कैलिंग किस्म का वो क्या था मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवरेट जो है। तो मोस्ट फेवरेट नेशन जो है वो इस तरह कर ले कि जो नज़दीक कंट्रियाँ थीं उनके साथ ताल्लुकात जो है दोस्ताना रखे। बड़े पोलाइट वे में बहुत कम कह लें टैरिफ के ऊपर वो चीज़ें जो हैं टैक्स कम लगाया कम से कम और एक कह लें कि ब्रदरहुड जो है वो चीज़ें दिखाई गई उनके साथ। तो वो चीज़ भी आने वाले वक़्त में जो है वो ख़त्म होतेगी और हर कंट्री जो अभी तक मैंने पूरी ये वीडियो जो आधी वीडियो देखी है, जितना हिस्सा देखा है, उसमें यही चीज़ जो है वो निकल के आई है कि भाई नाउ ऑन कंट्रियाँ जो हैं, वो इस तरह हो गई हैं करंट सिचुएशन में कि भाई पुराने देखे जाएँ वक़्त तो उस वक़्त टैरिफ जो है आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा था और किस तरह लग रहा था, क्या हो रहा था, वो डिटेल बताइए। लेकिन नाउ ऑन जो है हर कंट्री भाई अपना देख रही है आजकल। और इंडिया के साथ जो 19-20 का आंकड़ा है, वो उन्होंने बीच में एक स्टोरी बताई। भई ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो एक तो होल्ड करके गए थे परेश के ऊपर और वो जिस तरह के समझते थे हम एशियंस को, वो वैसी सोच ही थी उनकी और फिर उन्होंने एक्ट भी वैसे ही करना था। उन्होंने जो बिल्कुल हार्म माल था और कॉर्न कर लें और उसमें व्हीट थी उसमें एक और चीज़ भी थी मेरे ख़्याल में तो वो जो है वो तीनों चीज़ें जो जिस तरह की वो भेजी गई हैं फार्म माल और ख़ास करके व्हीट जो है भेजी गई है, उन्होंने मेंशन कर दिया कि किस कदर वो जो है थर्ड लेवल थी और लोएस्ट से लोएस्ट जो है वो भेजी गई और ये दिखाया गया और फिर कपड़े का उन्होंने कहा कि भई इंडियन मार्केट ने थोड़ा पाँव जो है दबाने की कोशिश की कि बस यार अपने बिज़नेसमैन जो है, अपना जो कारोबार है वो ख़राब होगा, अपने लोग जो हैं वो तबाह होंगे। तो थोड़ा हम भी क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद मुख्तार हो रहे हैं। ये तब से शुरू थी कहानी। उन्होंने थोड़ा सी ब्रेक लगाई और जो फ़ॉरेन कंट्री से वेस्ट से आ रही थी चीज़ें, उनको भाई महँगा कर दिया। और भाई जब महँगी होगी चीज़ तो वो उसके ऊपर टैरिफ डबल लगेगा, तो यहाँ पे आके वो डबल कीमत में बिकेगी, तो फिर कौन लेगा उसको? तो उनकी मार्केट तो ऑलरेडी वो कंपनियाँ जो भी हैं वो भाई बैठेंगी, वो नीचे बैठ जाएँगी, उनका मोरल डाउन होगा, वो पीछे हट जाएँगी और फिर वो दोबारा इस मार्केट में नहीं आएँगी। तो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें इसमें ये भी देखा गया कि कभी-कभार ट्रेडिंग जो है वो ओपन हो जाती थी। इंडिया को नीड थी तो इंडिया ने ओपन कर दिया। इंडिया की नीड खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि यार बस अपने लोगों को नुकसान हो रहा है, हम जो है ये चीज़ें जो हैं वो नहीं आने देंगे। तो ये चीज़ें यूरोपियन कंट्री ने भी की है, जैसे चाइना और इंडिया का कपड़ा जो है वहाँ पे जा रहा था। ये जो है ट्रेडिंग का सिलसिला बहुत पुराना है और हमें अभी पता चल रहा है कि बहुत पुराने ये चलता आ रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है अरब ममालिक में किस तरह उसको मुख़ातब किया जाता है, बुलाया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है और मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उसको किस तरह प्रोनाउंस करती हैं। अरफ मेरे हाल में उन्होंने बताया टैरफ जो तारीफ। तो मतलब जो है मुख्तलिफ कंट्री जो है अपने वे से उसको प्रोनाउंस करती हैं, टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहा है। नाउ ऑन जो पास्ट में दिखाया गया वो ट्रंप ने आजकल भी किया। उनकी अपनी सरकार में जो है उस वक़्त होल्ड कर रहे थे और उन्होंने जो है वो टैरिफ लगाया और डबल ट्रिपल लगा दिया। अब उसको देखा जाए और आजकल ट्रंप को देखा जाए तो मेरे ख़्याल में कंडीशन सेम टू सेम ही है, नथिंग चेंज। वो भी उस वक़्त स्ट्रेटजी में आगे क्या हुआ होगा, वो भी नितेश जो है इन्होंने थोड़ा बहुत बताया लेकिन वो प्रॉपर नहीं बताया कि ये टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने उस वक़्त जो होल्ड पे थे टैरिफ लगाया और फिर अमेरिका जो है थोड़ा लेट डाउन हुआ, थोड़ा स्टेबल हुआ, वो क्या इम्पैक्ट हुआ
वो इम्पैक्ट वो जरूर बाद में इलेक्शन हार गए थे ना जिन्होंने लगाया था वहां के प्रेसिडेंट ने, लोगों ने मतलब उसको जो उसको है एक्सेप्ट ही ना डिनाई किया किया क्योंकि कि नुकसान होना शुरू हो गया था। हम्म, तो तो यही मतलब ये ट्रम्प के साथ होगा अभी तो आने ये वाले वक्त में। ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प ने भी वही किया और इंडिया को खासकर फार्मिंग और डेयरी जो चीजें हैं जो ये कैटेगरी है इसमें वो घुसना चाह रहा है। और वो क्यों घुसना चाह रहा है अभी हमारे लिए भी एक मुअम्मा है, मतलब एक मसला है जो हल नहीं हो रहा। ये क्या सराइसी है यार, क्या होगा बीच में, मतलब क्यों इंडिया जो है वो पहले भी उन्होंने कहा था नो और अब भी वो कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो मतलब क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है? ये नीतीश सर आई थिंक सो सेकंड पार्ट में थोड़ा क्लियर आउट करेंगे उन चीज़ों को। बाकी फर्स्ट पार्ट किया है और आप जो है कमेंट से बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप चाहते हैं सेकंड पार्ट करें तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा सेकंड पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।